नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने मैथमेटिक्स के चैनल आई मैथ यू पर। जैसा कि आपको पता है, हम बात कर रहे हैं जो रिट एग्जाम 2025 का होने वाला है, उसको टारगेट करते हुए जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, उन सभी क्वेश्चन पेपर के बारे में। मैंने आपको 2022 के जो 4 शिफ्ट के पेपर थे, जिसमें से 3 शिफ्ट थी आपके L2 की और 1 शिफ्ट थी L1 की, वो कंप्लीट करवा दी है। और 2021 का जो आपका L1 का पेपर था, वो क्लास 1 में कंप्लीट करवा दिया है। आज हम बात कर रहे हैं L2 के पेपर क्लास सेकंड। ठीक है? जैसा कि आप देख सकते हैं, रिट लेवल 2 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कौन सा है? 2021। फर्स्ट क्वेश्चन क्या आपके सामने देखिएगा, द वैल्यू ऑफ दिस इज, इसकी वैल्यू आपको बतानी है। तो इसकी वैल्यू बतानी है तो देख लेते हैं क्या इसका मान होगा। देखिएगा क्या बोल रहा है आपको, 30 की घात -5। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। मल्टीप्लाई, ये x नहीं है, मल्टीप्लाई ध्यान रखिएगा। 5 की पावर कितनी है? 12 अपॉन 625। 625 जो कि हमें पता है 25 का क्या होता है? स्क्वायर होता है, और 25 जो खुद है वो 5 का स्क्वायर होता है। तो 625 को मैं 5 की पावर क्या लिख सकता हूँ? 4। बिल्कुल ठीक है। और 6 की पावर कितनी है? माइनस की 5। अब हमें पता है कि ये जो 30 है, इस 30 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 30 को मैं लिख सकता हूँ 6 इंटू कितना? 5। बिल्कुल ठीक है। तो 6 की पावर कितनी होगी? -5, और इस 5 की पावर भी कितनी होगी? -5। अब लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स, घातांक के नियम हमें पता है। लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स, घातांक के नियम हमें कहते हैं जब कभी भी पावर न्यूमरेटर टू डिनोमिनेटर या डिनोमिनेटर टू न्यूमरेटर आती जाती है, तो उस पावर का, उस घात का चिन्ह क्या होता है? बदल जाता है। प्लस होती है तो माइनस हो जाती है, और माइनस होती है तो प्लस हो जाती है। तो ये 6 और 5, इसकी पावर कितनी है? होल पावर -5 है। इसका मतलब 6 पर भी -5 है और 5 पर भी -5 है। दोनों को नीचे लेकर आऊंगा तो ये किस पे हो जाएंगे? प्लस पे। तो ये लीजिए, पहले से 5 की पावर 4 है। अब ये 6 पावर -5 ऊपर दे देता हूं, तो ये हो गया 6 की पावर 5 ऊपर। और ये 6 पावर -5 नीचे आएगा तो किसका हो जाएगा? प्लस का। उसी तरह से ये 5 की पावर -5 नीचे आएगा तो ये भी पावर किसकी हो जाएगी? प्लस की। और साथ में क्या पड़ा है? 5 की पावर कितनी है यहाँ पर? 12। अब जितनी भी पावर्स थी सबकी सब पॉजिटिव आ चुकी है। अब जो भी कैंसिल आउट हो रहा है उसको कैंसिल कर देते हैं। मैं देख सकता हूँ 6 की पावर 5 से ये 6 की पावर 5 कैंसिल आउट हो गया। ये 5 की पावर 5 है और ये 5 की पावर 4 है, तो इसका मतलब जब बेस वैल्यू सेम होती है और मल्टीप्लीकेशन में होते हैं, आधार समान होता है और गुणा में होता है, तो घातें जुड़ जाती है। तो 5 की घात यहाँ पर नीचे कितनी आ जाएगी? 5 और 4 9 आ जाएगी। और ऊपर 5 की घात कितनी है? 12। तो 9 घात उस 12 घात में से 9 घात को काट देगी तो बचेगी कितनी? 3 घात। तो इसका मतलब 5 की घात कितनी बच रहा है? 3। और 5 की घात 3 का मतलब कितना होता है? 125। तो इसका मतलब ऑप्शन हमारा कौन सा सही होगा? सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। ये था फर्स्ट क्वेश्चन। बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। क्या कह रहा है दूसरा सवाल? देखिएगा। If 6 power 2x plus 1 divided by 216 is equals to 36, then the value of x is। आपको x की वैल्यू पूछ रहा है। फिर से आपका क्वेश्चन वही लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स, घातांक के नियम में से आ रखा है। तो 6 की घात कितनी है? 2x प्लस 1। बिल्कुल ठीक है, 2x प्लस 1। इसको हम कुछ भी नहीं करेंगे, ऐसे ही रहने देते एक बार के लिए। और डिवीजन में कितना है? 216, 216, जो कि हमें याद होना चाहिए 6 की पावर कितना होता है? 3। इज इक्वल्स टू कितना है? 36, जिसको मैं लिख सकता हूँ 6 का क्या? स्क्वायर। ठीक है। अब हमें पता है कि ये पावर का सम हुआ है, इसका मतलब इसकी बेस वैल्यू 6 है और इसकी बेस वैल्यू भी कितनी रही होगी? 6 ही रही होगी। दोनों का आधार समान रहा होगा, तभी तो घातों का योगफल हुआ है। तो क्या इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं यहाँ पर 6 की पावर 2x मल्टीप्लाई 6 की पावर 1, वो पावर 1 लिखूं ना लिखूं कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये 6 का क्या हो गया? क्यूब। और ये क्या है? 6 का स्क्वायर। अब इक्वल्स टू है और मल्टीप्लीकेशन का साइन है, तो ऊपर से ऊपर कुछ कैंसिल हो रहा है, तो वो मैं कैंसिल कर देता हूं। या 6 की पावर 1 है या 6 की पावर 2 है, तो 1 पावर कैंसिल हो जाएगी और 1 पावर रह जाएगी। तो 6 की पावर 1 अपनी जगह पर है, अपॉन में 6 का ये क्यूब है, तो क्यूब उधर जाएगा। तो उधर जाएगा, इसका मतलब पहले से घात 1 है 6 की, उसके साथ गुणा में 6 की घात 3 लगेगी। आधार समान होगा तो घातें जुड़ेगी, तो 1 और 3 जुड़कर कितना हो जाएगा? 6 की घात 4। इधर कितना पड़ा है? 6 की पावर 2x। अब हमें लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स, घातांक के नियम पता है, जो कि आपको ये कहते हैं अगर इक्वल्स टू का साइन हो और दोनों तरफ बेस वैल्यू सेम हो तो पावर शुड बी सिमिलर। मतलब आधार समान हो तो घाते भी एक समान होनी ही चाहिए, अगर बीच पे बराबर आता है तो।
तो दोनों तरफ आधार समान है तो घातें भी बराबर होगी, तो इधर घात कितनी है 2x है, उधर घात कितनी है 4 है, इसको मैं कैंसिल आउट करूंगा कितना 2 आएगा। x की वैल्यू आपको पूछ रहा है, तो x की वैल्यू कितनी आनी चाहिए 2। क्या यहाँ पर कुछ गड़बड़ हुआ है देख लेते हैं, या ऑप्शन, अच्छा ऑप्शन गलत है भाई, ये ऑप्शन जो है ये ऑप्शन आपके पिछले वाले ऑप्शन यूं के यूं आ गए, ठीक है। ऑप्शन आपका ये 2 यहाँ पर लिख लेते हैं, तो ये ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। आंसर हमारा बिल्कुल सही है, ऑप्शन पिछले वाले क्वेश्चन के थे। आंसर आ चुका है कितना 2। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या कह रहा है। बाई सब्ट्रैक्टिंग -5x² + 7y² - 4xy फ्रॉम 3xy + 2y² - 2x² वी गेट द एक्सप्रेशन। इसमें से इसको माइनस करने पर हमें कौन सा व्यंजक मिलेगा इन सब में से। आराम से कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपको कहूं 10 में से 3 घटाना है, तो आप क्या करते हो 10 - 3 करते हो और कितना आता है 7। वही काम करना और कुछ नहीं करना। इसमें से इसको घटाना है तो ये आ गया 3xy प्लस 2y² माइनस 2x²। इसमें से इसको घटाना तो ये नीचे लिख लेते हैं। अब जो जो टर्म्स है, जैसे कि x² के नीचे x², y² के नीचे y² और xy के नीचे xy लिखते हैं, ताकि आपको माइनस करने में आसानी रहेगी, ठीक है। तो इसमें से उसको घटाना है बिल्कुल, तो -5x² तो इसके नीचे लिखते हैं x² के नीचे x²। 7y² तो y² के नीचे y² लिखते हैं 7y² जो कि किसका है आपका प्लस का। और 4xy तो xy के नीचे xy लिखते हैं और वो 4xy किसका है आपका माइनस का। इसमें से इसको माइनस करना है, आराम से कर सकते हैं। इसमें से इसको माइनस करूंगा तो ये साइन चेंज हो जाएंगे, तो ये माइनस की जगह प्लस हो जाएगा, ये प्लस की जगह माइनस हो जाएगा और ये माइनस की जगह क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो 3xy प्लस 4xy कितना आ जाएगा 7xy, ठीक है। तो 7xy वाला आंसर होगा। तो 7xy सब जगह आ रहा है लेकिन पॉजिटिव में आएगा, तो ये आंसर नहीं होगा और ये आंसर नहीं होगा, ये तो फिक्स हो चुका है। इसमें और इसमें माइनस करूंगा तो 2y² में से -7y² करूंगा तो -5y² आएगा। तो y² -5 आएगा, तो ये रहा मेरा आंसर। कौन सा ऑप्शन सही है पहला। अब 3x² आ रहा है या नहीं आ रहा वो भी देख लेते हैं। टू माइनस का 2x² और प्लस का 5x² है, तो -2x² प्लस 5x² कितना आएगा प्लस का 3x² और वही हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरा था, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर चौथे के बारे में। फैक्टर्स ऑफ द एक्सप्रेशन ऑफ 9a² माइनस ऑफ 9ab माइनस ऑफ 40b² आर। व्यंजक के गुणनखंड कौन से होंगे ये आपको पूछ रहा है, ठीक है। उसको तोड़कर भी कर सकते हैं लेकिन उसमें टाइम ज्यादा लग जाएगा, ऑप्शन से कर लेते हैं ज्यादा सही रहेगा। देखिएगा फर्स्ट ऑप्शन लेते हैं, 3a² का 3a² से गुणा करूंगा 9a² होगा, बिल्कुल सही है अभी तक तो। 3a का -5b से गुणा करूंगा, मल्टीप्लाई करूंगा तो माइनस का कितना होगा 15ab, बिल्कुल करेक्ट है। फिर 5b² का इससे करूंगा, किससे a का इन दोनों से हो गया, बिल्कुल ठीक है। अब 5b का इससे करूंगा तो कितना हो जाएगा ये 5 × 3 15 क्या ab। तो ab वाली वैल्यू आपकी कितनी आ रही है 0, लेकिन यहाँ 0 नहीं है तो ये तो आंसर नहीं होगा। 3a 9a² दे देगा, उसको चेक करने की आपको जरूरत नहीं है। 3 का अगर मैं इससे करूंगा तो 8 × 3 कितना होगा 24 ऑफ AB, बिल्कुल ठीक है। और 5b का 3a से करूंगा तो 5b का 3a से, जैसे कि इसका हो गया 9a², ये आ गया माइनस का 24ab। अब 5b का 3a से करूंगा तो कितना होगा 15ab, बिल्कुल ठीक है। तो 24ab माइनस का और 15ab प्लस का है, तो इसमें से माइनस करूंगा तो कितना आएगा माइनस का 9 ऑफ AB, या माइनस का 9 ऑफ AB है, बिल्कुल है। तो ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है आपका, सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही है, क्योंकि और कहीं पर भी 9ab नहीं आने वाला और लास्ट में 40b² कह रहा है, वो तो साफ दिख रहा है कि 8 और 5 का मल्टीप्लीकेशन कितना 40 और b का कितना b² और प्लस और माइनस का मल्टीप्लीकेशन क्या हो जाएगा माइनस। तो सेकंड ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है, ऑप्शन से करेंगे तो ज्यादा फायदे में रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ x² + 7x + 10 डिवाइडेड बाई x + 2 इज। इसमें इसका डिवीजन करने पर क्या वैल्यू आती है ये आपको पूछा जा रहा है। दो तरीके से कर सकते हैं, दोनों ही तरीके में डिस्कस कर लेता हूं यहाँ पर। जैसे कि आपको कह रहा है कि x + 2 जो है उसको डिवीजन में ले जाना है किसके, x² + 7x + 10 के। तो इसका मतलब ये हुआ आप इसको डिवाइड कर रहे हो किससे, x + 2 से, तो इसका मतलब x + 2 जो है वो इसका क्या होगा, एक फैक्टर होगा, तभी तो डिवाइड होगा ये। और फैक्टर होगा तो यहां से x + 2 से x की वैल्यू निकालूंगा तो कितनी आएगी -2। अब ये -2 इसमें रख लेते हैं, तो -2 का स्क्वायर करूंगा कितना होगा 4।
फिर यहाँ -2 रखूंगा तो 7 और -2 का मल्टीप्लीकेशन माइनस का 14 प्लस का 10, 10 और 4 कितना 14, -14 कितना आ रहा है 0। ठीक है, तो इसका मतलब ये पूरा पूरा इससे डिवाइड हो रहा है, तो इसका ये फैक्टर है। तो जब एक फैक्टर x+2 है तो दूसरा फैक्टर कौन सा होना चाहिए? इन्हीं में से कोई ना कोई होना चाहिए। तो आप देख सकते हैं लास्ट में कितना आ रहा है 10 और इसमें लास्ट में कितना है 2। तो इसका मतलब जो भी यहाँ पर नंबर है वो नंबर ऐसा होना चाहिए कि उस 2 से उसका मल्टीप्लीकेशन करने पर कितना बन जाए 10। तो एक ही ऑप्शन मैच कर रहा है और वो ऑप्शन कौन सा है आपका? फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल सही है। एक तरीका तो आपका हुआ ये। सेकंड कौन सा मेथड है आपका? सेकंड मेथड है कि x+2 जो है उसका डिवाइड करोगे किसमें? x² + 7x प्लस किसमें? 10 में। कितने टाइम्स जाएगा? सबसे पहले 1 टाइम जाएगा। 1 टाइम जाएगा तो x+2 होगा, लेकिन x² है तो कितने टाइम्स जाएगा? x टाइम्स जाएगा। इसका इससे मल्टीप्लीकेशन करूं तो x² हो गया, x का 2 से करूं तो 2x हो गया। बिल्कुल सही है, ये वाला मेथड बेस्ट है, ये भी लगा सकते हैं। सेकंड मेथड मैं आपको बता रहा हूं। इसमें से इसको माइनस करेंगे, 7x में से 2x जाएगा तो कितना आएगा? 5x। ऊपर से लिख लेते हैं कितना? 10। सही है यहाँ पर। अब हम देख सकते हैं कि ये x+2 है और हमको क्या चाहिए? 5x + 10। तो x+2 को 5x + 10 बनाना है, तो इसका मतलब किससे मल्टीप्लाई करोगे आप? 5 से। तो प्लस क्या कर दोगे? 5। तो ये हो गया आपका 5 का x से 5x और 5 का 2 से कितना? 10। अब इसमें से इसको माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा? 0। रिमाइंडर आ गया 0, शेषफल आ गया 0। तो इसका मतलब इसका डिवीजन इसमें कितने टाइम्स गया? x + 5 टाइम्स गया। तो एक मेथड तो ये था। ठीक है, एग्जाम में यही काम में लेना है, लेकिन डिटेल मेथड चाहिए तो वो भी मैंने आपके सामने डिस्कस कर लिया। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिए। किसी परिमेय संख्या का हर उसके अंश से 8 अधिक है। ठीक है, यदि अंश में 17 जोड़ा जाए और हर में से 1 घटाया जाए तो हमें परिमेय संख्या 3/2 प्राप्त होती है। तो परिमेय संख्या क्या होगी वो बताइए। ऑप्शन से भी कर सकते हैं और पूरे मेथड से भी कर सकते हैं, दोनों चीजें मैं आपके साथ डिस्कस कर लेता हूं। पहले मैं डिस्कस कर लेता हूं कौन सा? ऑप्शन से। क्या बोल रहा है आपको? किसी परिमेय संख्या का हर उसके अंश से 8 अधिक है। तो इसका मतलब ऊपर वाले को न्यूमरेटर और नीचे वाले को डिनोमिनेटर, ऊपर वाले को अंश और नीचे वाले को हम क्या बोलते हैं? हर। तो आपको साफ साफ कह रहा है कि परिमेय संख्या का हर जो है उसके अंश से 8 अधिक है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या ये हर इससे 8 अधिक है? नहीं। क्या ये हर इससे 8 अधिक है? नहीं। क्या ये हर इससे 8 अधिक है? तो 7 और 13 में अंतर कितने का दिख रहा है आपको? 3 और 3 6 का। नहीं। तो क्या ये हर जो है इस अंश से 8 अधिक है? तो 8 अधिक है, बिल्कुल अधिक है। तो ऑप्शन पहला आपका मैच खा रहा है। आगे भी चेक कर लेते हैं। यदि अंश में कितना जोड़ू भाई? 17। तो 13 में 17 जोड़ूंगा तो 13 और 17 कितना हो जाएगा आपके? 30। बिल्कुल सही है। फिर हर में कितना जोड़ने को या घटाने को कह रहा है? 1। तो 1 घटाऊंगा, 21 में से 1 घटाऊंगा कितना होगा भाई? 20। अनुपात 3:2 या 3/2 आना चाहिए, जो कि आपके सामने 0 से 0 कैंसिल होने के बाद आ रहा है। एक तरीका तो हो गया ये। दूसरा, पूरे मेथड से देखना है तो वो भी आपके सामने डिस्कस किया जा सकता है। और पूरा मेथड से कैसे? आपको कह रहा है अंश और हर, हर जो है अंश से 8 अधिक है। तो अंश को मैंने मान लिया x, तो हर क्या होगा? x प्लस कितना? 8। बिल्कुल सही है। अब कह रहा है कि अंश में 17 जोड़ू, ये लीजिए 17 जोड़ देते हैं। फिर कह रहा है हर में से 1 घटाऊं, तो ये लीजिए इसमें से 1 घटा देते हैं। फिर जो आपके सामने परिमेय संख्या या रेशियो आ रहा है वो क्या आ रहा है? 3/2। अब यहां से सॉल्व करके किसकी वैल्यू निकालते हैं हम? x की। तो इसका इससे मल्टीप्लीकेशन 2x और 17 का 2 से गुणा कितना हो जाएगा? 34। बिल्कुल सही है। 8 - 1 करोगे 7 होगा। फिर x का 3 से गुणा 3x होगा और 7 का 3 से गुणा कितना होगा? 21। ये 2x है, ये 3x है, उधर जाएगा तो 3x में से 2x जाएगा, x बचेगा। 21 इधर आएगा तो 34 में से कितना कम कर दूंगा मैं? 21। तो 34 में से 21 कम करूंगा, कितना बचेगा? 13। तो आप देख सकते हैं न्यूमरेटर जो x माना था वो 13 आया है और डिनोमिनेटर जो कि न्यूमरेटर से 8 ज्यादा है, तो 13 में 8 जोड़ूंगा, कितना आ जाएगा? 21। ये थोड़ा लेंथी प्रोसेस है, ये शॉर्ट तरीका है, मैंने आपके सामने दोनों डिस्कस कर लिया है। चलिए भाई, अगला प्रश्न क्या कह रहा है देखिए। वह सबसे छोटी वर्ग संख्या है जो 7, 14 और 21 में से प्रत्येक संख्या से क्या होती है? विभाजित। सबसे पहली बात तो वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई हर एक संख्या से डिवाइड होती है, विभाजित होती है, वो क्या कहलाती है? उन सभी संख्याओं का एलसीएम। ठीक है, लेकिन इन सब का एलसीएम नहीं निकालना है। निकालना क्या है? वह सबसे छोटी वर्ग संख्या, स्क्वायर नंबर होना चाहिए, ये हमारी डिमांड है क्वेश्चन की।
तो स्क्वायर नंबर होना चाहिए, इसका मतलब जो भी आप प्राइम नंबर्स लो, अभाज्य संख्याएं लो, वो 2 की पावर में होनी चाहिए। कैसे, देखिएगा। पहले तो हम 7, 14 और 21 इसके बारे में बात करते हैं। तो 7, 14 और 21 का एलसीएम लूंगा, तो इनका एलसीएम कितना आएगा भाई? इनका एलसीएम आ जाएगा 7, तो 7 ही रहेगा। 14 को क्या लिख सकते हो? 7 इंटू 2, और इसको क्या लिख सकते हो? 7 इंटू 3। सही है, बिल्कुल ठीक है। तो अब एलसीएम लेना है, तो इसका मतलब 7 ले लो, ये 7 आ चुका है, 2 और वो 7 भी आ चुका है, तो कितना? 3। ये आया इनका एलसीएम। अगर क्वेश्चन मेरा ये होता कि वह सबसे छोटी संख्या, वर्ग संख्या नहीं कहता, तो ये मेरा आंसर होता अभी तक। लेकिन मुझे बोला क्या है? वर्ग संख्या। तो इसका मतलब जो भी प्राइम नंबर्स लो, जो भी प्राइम फैक्टर्स हो, वो 2 की पावर में होने चाहिए। इसका मतलब अभी पावर कितनी है? 1 1 1, तो इनको पावर में कितना करना है? 2 2। तो इसका मतलब एक 7 और एक 2 और एक 3 और चाहिए होगा आपको। ये कितना हो गया? 9। ये कितना हो गया? 4। और ये कितना हो गया? 49 49। इन तीनों का जब मैं गुणा करूंगा तो मेरा आंसर निकल कर आ जाएगा। तो इन तीनों का गुणा करते हैं, तो पहले हम देख सकते हैं इकाई अंक। चलो, 9 का 4 से करूंगा, तो 9 का 4 से कितना होता है भाई? 9 चौक 36, 36 का कितना? 6। और फिर 6 का 9 से करूंगा, तो 9 का 6 से करूंगा तो कितना? 54, 54 पीछे कितना आएगा? 4। ठीक है, तो या फिर पीछे 4 वाला ऑप्शन कौन सा दिख रहा है? 17 64 यही दिख रहा है, तो ये कर लेते हैं गुणा। ठीक है, या फिर पूरा गुणा करके देखें, यही होगा ऑप्शन 1764, क्योंकि आपको सबसे छोटी वर्ग संख्या पूछी है। तो ये 7 आ गया, ये 7 आ चुका है, तो 2 आ गया, 7 आ चुका है, तो कितना? 3 आ गया। इनका मल्टीप्लीकेशन 9 हो गया, 4 हो गया, और ये कितना हो गया? 49। तो 9 का 4 से या 81 और 4 1764 जो है वो ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। तो ये था क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा? 7। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में। बहुत ही अच्छा सवाल है, देखिए। द वैल्यू ऑफ दिस इज, इसका मान क्या होगा? तो आपको क्यूब रूट और स्क्वायर रूट पता होने चाहिए। वैसे इसमें तो क्यूब रूट ही पूछा है, बट स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, वर्गमूल, घनमूल जो आपका टॉपिक है, वहां का ये प्रश्न है। देखिएगा, ऊपर वाला 1 तो एज इट इज रहेगा, बिल्कुल सही है। ये क्यूब रूट ऑफ क्या है? 8 अपॉन 0.000216। तो क्यूब रूट ऑफ 8 आपको याद होना चाहिए कितना होता है भाई? 2। चलिए, फिर 0.000216, तो एक बार जीरो को भूल जाऊं तो 216, 216 का घनमूल क्यूब रूट करने पर कितना आता है? 6। तो ये आया कितना हमारे पास? 6। बिल्कुल ठीक है, लेकिन वो केवल 216 नहीं है, पॉइंटों में लगा हुआ है और उसके साथ जीरो भी लगे हुए हैं। तो इसका मतलब पॉइंट के बाद कितनी डिजिट दिख रही है आपको? 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो पॉइंट हटाऊंगा तो नीचे क्या लगेगा? 10 की घात 6, और उसका क्यूब रूट करूंगा, तो क्यूब रूट मतलब क्या होता है? 1/3। तो ये क्या हो जाएगा? 10 की घात 6 और उसके साथ 1/3, मतलब कितने जीरो बचेंगे? 2 जीरो बचेंगे। तो कुल मिलाकर पॉइंट के बाद अभी 6 अंक है, क्यूब रूट करने पर पॉइंट के बाद कितने अंक होंगे? 2 अंक होंगे। लेकिन अंक कितना आया? एक ही आया, इसको 2 अंक बनाना है, तो इसके आगे क्या लगा दूं मैं? 0। तो 0.06 मेरा क्यूब रूट हो जाएगा किसका? 0.000216 का। उधर चलते हैं, प्लस आ गया, बिल्कुल ठीक है। क्यूब रूट ऑफ 0.000343, 343 का तो क्यूब रूट याद होना चाहिए कितना होता है? 7। अब पॉइंट के बाद 6 डिजिट है, तो क्यूब रूट करने पर पॉइंट के बाद कितनी डिजिट बचेगी? 2। अब ये तो सिंगल डिजिट है, इसको 2 डिजिट बनाना है, तो यहां 0 लगाऊंगा, पीछे नहीं लगाऊंगा। पीछे लगाऊंगा तो कितना हो जाएगा? 70 हो जाएगा, और ये आ गया यहाँ पर पॉइंट। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। क्या ये कैंसिल आउट हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है। कितने टाइम्स? 0.03 टाइम्स। अपॉन के नीचे अपॉन है, बट्टा के नीचे बट्टा है, संख्या कहां चली जाएगी? ऊपर। तो 0.03 हो जाएगा, और वो 0.07 यूं का यूं पड़ा है। इसको ऐड कर लूंगा, तो जब कभी भी ऐड किया जाता है तो डेसिमल के नीचे ही डेसिमल, पॉइंट के नीचे ही पॉइंट आता है। तो 0.03 और 0.07 को ऐड करोगे तो 3 और 7, वैसे तो कितना होता है भाई? 3 और 7 होता है आपका 10, लेकिन पॉइंट के बाद 2 डिजिट होनी चाहिए, तो इसका मतलब ये 10 जो है, पॉइंट के बाद 2 डिजिट, तो कितना होगा? 0.10। और 0.10 मतलब कौन सा ऑप्शन सही है? सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। चलिए, अगला देखिएगा क्या कह रहा है। शंकर ने 25,000 रुपए का ऋण लिया, बिल्कुल सही बात है। एक मशीन खरीदने के लिए 25,000 रुपए वह 1 वर्ष 6 महीने के बाद 12% की वार्षिक दर से कितनी राशि चुकाएगा?
जबकि ब्याज वार्षिक रूप से जमा हो। उसने कितने रुपए का ऋण लिया है भाई? प्रश्न के अनुसार 25,000 रुपए का। एक मशीन खरीदने के लिए उसने ऋण लिया है, ठीक है? तो एक मशीन खरीदने के लिए उसने 25,000 रुपए ले लिए हैं वहां पर। वह 1 वर्ष 6 महीने के बाद 12% की वार्षिक दर से कितने रुपए चुकाएगा, ये आपको पूछ रहा है। अब वैसे इसमें लिखा हुआ नहीं है कि ये ब्याज कौन सा है, ये ब्याज सरल ब्याज है या चक्रवृद्धि ब्याज है, वो यहाँ पर मेंशन नहीं है। तो वैसे तो मेंशन नहीं है तो सरल ब्याज होना चाहिए, लेकिन ये प्रश्न किसका है? चक्रवृद्धि ब्याज का। तो चक्रवृद्धि ब्याज के हिसाब से सरल कर लेते हैं। आप क्वेश्चन पेपर में अगर करते तो पहले सरल ब्याज से करते, ऑप्शन नहीं मिलता तो डेफिनेटली सेकंड ऑप्शन मतलब दूसरा तरीका आप क्या अपनाते? चक्रवृद्धि ब्याज का अपनाते। तो कितने रुपए का उसने ऋण लिया भाई? 25,000 रुपए का। बिल्कुल सही। कितने साल के लिए लिया? 1 वर्ष 6 महीने मतलब 1.5 साल के लिए। तो पहले साल में ब्याज की दर पूरी लगेगी 12%। आपको क्या निकालना है? मिश्र धन निकालना, अमाउंट निकालना है। तो 25,000 पर 12% की दर से 1 साल बाद मिश्र धन कितना होगा? 25,000 का 112%। बिल्कुल सही है। फिर अगले 6 महीने, ठीक है ना? तो 6 महीने है, इसका मतलब आधा साल हो गया, तो ब्याज की दर भी क्या हो जाएगी? आधी। तो 12% का आधा कितना? 6। तो इसका मतलब मिश्र धन निकालना है, इसलिए कितना होगा? 106%। प्रतिशत हटेगा तो नीचे क्या लग जाएगा? 100। अब कैंसिल आउट करते हैं, आपका आंसर आ जाएगा। किससे कैंसिल हो रहा है देख लीजिए। डबल जीरो से ये डबल जीरो गया, बिल्कुल सही है, ठीक है। फिर एक जीरो से ये एक जीरो गया, ये भी बिल्कुल सही है। 5 से गया 5 बार, 5 से गया 2 बार, बिल्कुल सही है। 2 से इसको कर लेते हैं, तो 2 से ये चला जाएगा कितनी बार? आपके 56 बार चला जाएगा, बिल्कुल सही है। नीचे वाला मामला खत्म हो गया। 5 का 56 से और 106 से गुणा कर लेते हैं। तो 5 का 56 से करके ही लिख लेते हैं, कितना होगा भाई ये? 5 का 5 ये 250 और ये 6 का 5 से 30, तो कितना? 280 हो जाएगा। और 280 और ये कितना है? 106। पीछे जीरो है तो जीरो तो आना ही है, सब में ही आ रहा है, ठीक है। फिर इस 6 का और इस 8 का यूनिट डिजिट का इकाई अंकों का गुणा करूं, तो 8 का 6 से गुणा करूंगा, तो 8 का 6 से गुणा कितना होता है भाई? 48। तो पीछे 8 भी आएगा। 8 जीरो करके उत्तर होगा, ये उत्तर नहीं है, ये उत्तर नहीं है, या तो उत्तर है कौन सा? बी, और या फिर उत्तर कौन सा है? डी। तो अब पूरा गुणा करके देख लेते कितना होगा। तो जीरो तो आ ही चुका है, और फिर 8 का 6 से करोगे 48, और फिर यहाँ गुणा करोगे तो ऑप्शन कौन सा आ गया आपका? 29,680। डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, क्योंकि 30,000 के करीबन आएगा, और 30,000 के करीबन एक ही ऑप्शन दिख रहा है, और वो ऑप्शन कौन सा आपका? चौथा ऑप्शन। चलिए क्या कह रहा है देखिए अभी। राजन ने 2 छत पंखे रुपए की दर से खरीदे। कौन से रुपए? आगे लिखा हुआ है 2500 रुपए उसने प्रत्येक के दिए। 2 पंखे लिए, हर एक की रेट कितनी है? 2500 रुपए, पहले की भी और दूसरे की भी। ये उसकी कॉस्ट प्राइस है, ठीक है। एक पंखा 15% लाभ पर और दूसरा उसने 8% हानि पर बेच दिया। पूरे लेन देन में कितना लाभ या कितना हानि हुई है प्रतिशत में, ये आपको पूछा जा रहा है। पूरा इसको लॉन्ग मेथड से भी कर सकते हैं हम। लॉन्ग मेथड कैसे? जैसे कि 15% का लाभ है, तो 15 का प्रतिशत हटाओगे 3 बनेगा, नीचे 100 लगेगा, वो कटेगा, 3/20 होगा। फिर 8% की हानि है, 8 का प्रतिशत हटाओगे, नीचे 100 लगाओगे, 4 से कटेगा, कितनी बार? 2 बार, और नीचे 100 होगा, वो कटेगा कितना? 25 बार। ये पहले पंखे का कॉस्ट प्राइस, ये दूसरे पंखे का कॉस्ट प्राइस, दोनों क्या है? इक्वल है। लेकिन क्या इनकी यूनिट सेम है? नहीं। तो फिर इनकी यूनिट सेम करोगे, पूरा प्रोसेस फॉलो करोगे, वो वाला मेथड भी आपको पता है, ठीक है। लेकिन वो वाला मेथड एग्जाम में नहीं लगाना है। अगर हम टेक्निकली समझना चाहें, क्वेश्चन को बहुत डीप में समझना चाहें, तो ये वाला मेथड लगा सकते हैं। कॉस्ट प्राइस दोनों की यूनिट सेम हो जाएगी, और फिर ऊपर भी मल्टीप्लाई कर लोगे इनका 20 और 25 का एलसीएम लेकर, जो नंबर आएगा उससे, और फिर जितने का प्रॉफिट या जितने का लॉस है वो फाइनली निकल जाएगा। लेकिन क्वेश्चन हमें एग्जाम के रूप में देखना है, तो शॉर्ट ट्रिक जो है वो मैं आपको बता देता हूं सीधी सी। 15% का लाभ है तो 15 किस में लूंगा? प्लस में। 8% की हानि है तो 8 किस में लूंगा? माइनस में। और बटा में कर दूंगा 2, क्योंकि दोनों की कॉस्ट प्राइस क्या है? सेम है। 15 में से 8 कम कर लूं, कितना आ गया? ये 7, और बट्टा में कितना? 2। 7/2 मतलब कितना? 3.5। 3.5 यहां पर भी है और 3.5 यहां पर भी है, लेकिन 3.5 आया किसका है? प्लस का। तो इसका मतलब ये क्या होगा आपका? 3.5% का प्रॉफिट। ये लॉन्ग मेथड है, एग्जाम में काम में लेने की इसको आवश्यकता नहीं।
चलिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है, देखिए स्वच्छ भारत मिशन के तहत 20 सेवक 8 दिनों में अपने गांव की सफाई कर सकते हैं। ठीक है, यदि गांव को 5 दिन में साफ करना हो तो कितने वॉलेंटियर्स जो है उनकी आवश्यकता आपको पड़ेगी? बिल्कुल बता सकते हैं, M1D1H1 अपॉन W1 इज इक्वल्स टू M2D2H2 अपॉन क्या, W2। M1 कितने कितने लोग है भाई, 20 लोग है, वॉलेंटियर्स कितने हैं, 20। टाइम कितना है, 8 दिन। नंबर ऑफ आवर्स, घंटों की आवश्यकता यहाँ पर नहीं है क्योंकि दे नहीं रखी है इसलिए। और काम कितना है, एक काम है, कौन सा, जो कि ये कह रहे हैं गांव को साफ करने का। बिल्कुल सही है। फिर M2 कितने लोग है, यही वो पूछ रहा है। और D2 कितना है भाई, 5 दिन। और काम क्या है, वही गांव साफ कर रहा है, मतलब 1। 5 से इसको मैं कैंसिल आउट कर लूं, 8 और 4 का मल्टीप्लीकेशन कितना हो जाएगा, 32। बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही होगा। चलिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है, देखिएगा। पार्थ कार द्वारा झुंझुनू से जोधपुर तक 60 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत गति से 6 घंटे में पहुंचता है। झुंझुनू से जोधपुर आता है 60 की स्पीड से 6 घंटे में। तो क्या झुंझुनू और जोधपुर के बीच की डिस्टेंस निकल जाएगी? बिल्कुल निकल जाएगी, जो कि कितनी आ रही है, 360 किलोमीटर। आगे वापसी में, वापस आते समय उसकी औसत गति क्या होगी, यदि कुल समय उसको कितना लगा है, 4.5 घंटे का। ठीक है, तो आप कहेंगे 4.5 घंटे का समय लगा है, वो तो 6 घंटे बोल रहा है, वापस आने की बात कर रहा है वो। तो देखिएगा, पहले तो डिस्टेंस निकालता हूं। डिस्टेंस इज इक्वल्स टू होता है स्पीड इनटू क्या, टाइम। स्पीड कितनी है भाई, 60 की। टाइम कितना है भाई, 6 आवर। तो टोटल कितना हो गया, 360 किलोमीटर झुंझुनू से जोधपुर की डिस्टेंस है। अब जोधपुर से झुंझुनू वापस आएगा तो कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, 360 की ही ट्रेवल करेगा। हमें क्या पूछ रहा है, स्पीड। स्पीड इक्वल्स टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। टाइम आपको दे रखा है वापस आने का कितना, 4.5। ठीक है, 4.5 घंटे। तो इसका मतलब टी की वैल्यू हम लिख सकते हैं, तो टी की वैल्यू लिख लेते हैं 4.5। पॉइंट हटेगा, बिल्कुल हटेगा, ऊपर क्या लगेगा, 0 लग जाएगा। अब इसको कैंसिल कर लेते हैं। किससे कैंसिल कर लूं, 9 से कर लूं। 9 से गया कितना, 5 बार। और 9 से ये गया कितना, 4 बार। ठीक है, फिर 5 से ये गया कितना, 8 बार। और ये कितना, 0। तो 80 किलोमीटर प्रति घंटा, मतलब फर्स्ट ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही है। वापस आने की जो उसकी स्पीड होगी वो। चलिए, जाने की पता थी, जाने का टाइम पता था, तो डिस्टेंस पता चल गई। डिस्टेंस पता है आपको, टाइम पता है आने का, तो स्पीड पूछ रहा है आने की, तो डिस्टेंस अपॉन टाइम किया तो आने की स्पीड आपके सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 3 वर्ष पहले गांव की जनसंख्या 50,000 थी। उसके बाद पहले वर्ष में जनसंख्या वृद्धि दर 5% थी। दूसरे वर्ष में महामारी के कारण जनसंख्या में 10% की कमी आई और तीसरे वर्ष में जनसंख्या वृद्धि दर में 4% की वृद्धि देखी गई। तो गांव की वर्तमान जनसंख्या कितनी है? आराम से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पहले कितनी थी भाई, 50,000। तो ये लीजिए, पहले थी आपके 50,000। बिल्कुल सही है। क्या हुआ, सबसे पहले साल 5% की वृद्धि हुई, इसका मतलब कितना हो गया, 105%। आगे चलते हैं। दूसरे साल में क्या हुआ, महामारी के कारण 10% की कमी आई, इसका मतलब 10% कम हो गया, तो कितना हो गया, 90%। तीसरे साल क्या हुआ, 4% की वृद्धि हुई, मतलब कितना हो गया, 104%। अब सिंपल सी कैलकुलेशन करते हैं और जो कैंसिल हो रहे हैं उनको कैंसिल करके आंसर निकालते हैं। तो देखिएगा क्या क्या चला जाएगा। 4 0 से 4 0 कैंसिल, बिल्कुल सही है। 1 0 से 1 0 कैंसिल, बिल्कुल सही है। 5 से चला गया कितना, 21 बार। और 5 से चला गया कितना, 2 बार, बिल्कुल सही है। और कुछ कैंसिल हो रहा है, बिल्कुल। इसको कर लेते हैं। 104 का आधा कितना हो जाएगा आपके, 52। अब नीचे कुछ बचा नहीं, ऊपर जो भी है उनका आपस में क्या कर लेते हैं, मल्टीप्लीकेशन। तो 21 का 5 से गुणा करोगे, तो 21 का 5 से करोगे तो ये हो जाएगा 105। आगे कितना है, 9 और कितना, 52। 9 और 52 का गुणा करना है तो 9 का 5 से 45 और 9 का 18 तो 450 और 18 कितना हो जाएगा, 468। ठीक है। अब 8 और 5 है तो पीछे 0 आएगा, तो 0 तो सब जगह ही आ रहा है। ठीक है भाई। तो 4680, 448 का मैं 105 से ना करके 100 से कर लेता हूं पहले। तो 448 का 100 से करूंगा तो कितना आ जाएगा, 46,800। ठीक है, तो 46,800 आएगा। चलिए, ऑप्शन सी होना चाहिए मेरे हिसाब से। फिर 100 से हो गया, अब 468 का मैं कर लेता हूं किससे, 5 से। तो 5 से करूंगा तो 5 चौक 20, 2000 ये और आ जाएगा, ये लीजिए 2000।
फिर 5 का करता हूँ 68 से, तो 6 पंजे 30, ठीक है, तो 300 ये आ जाएगा, ये लीजिए। और फिर 8 का 5 से करता हूँ तो कितना, 40। इन सबको जोड़ लेता हूँ, मेरा ये मल्टीप्लीकेशन हो गया। 0 और ये कितना है 4, और फिर ये कितना है 8 और 3 कितना आपके हो गया 11, 140। मतलब आगे आपको जोड़ने की आवश्यकता नहीं है। ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है आपका, सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए, क्या कह रहा है भाई अगला प्रश्न, इन द गिवन फिगर इफ P पैरेलल टू Q देन द वैल्यू ऑफ X इज। डायग्राम आपको दिख रहा होगा अच्छे से, ये है आपकी क्या P लाइन जो है वो, ये लाइन है वो कौन सी लाइन है आपकी Q, बिल्कुल ठीक है। और ये एक और लाइन है यहाँ पर जिसको नाम दिया गया है S, ठीक है। ये लाइन एक और है यहाँ पर जिसको नाम दिया गया है क्या, R। और ये कितना है 95 डिग्री है यहाँ पर। और ये X जो है ये आपको पूछा गया है, और ये जो है आपका कितना है 30 डिग्री है, 30 डिग्री है। आराम से निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप देख सकते हैं P और Q दोनों पैरेलल है, और ये जो लाइन दिख रही है आपको R, ये इनकी तिर्यक छेदी रेखा है, मतलब ये इनकी कौन सी लाइन है, ट्रांसवर्सल लाइन है, ठीक है। तो ये 95 है, तो ये भी कितना होगा भाई 95, क्यों, क्योंकि एंगल कौन से हैं, ये संगत कोण है, मतलब करस्पॉन्डिंग एंगल्स है, उस वजह से, बिल्कुल ठीक है। अब मैं देख सकता हूं ये 30 डिग्री है, तो ये भी कितना होगा भाई 30 डिग्री होगा, क्यों, क्योंकि ये दोनों लाइंस कौन सी हो गई आपकी, इंटरसेक्टिंग लाइंस, ठीक है। अगर आप ये दोनों नहीं, सॉरी, ये वाली और ये वाली, ये लाइन और ये लाइन दोनों कौन सी हो गई, प्रतिच्छेदी रेखा है, इंटरसेक्टिंग लाइन। तो ये दोनों जो एंगल है, ये दोनों एंगल क्या होंगे आपस में, बराबर, क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है, इस वजह से। अब ये आप यहां पर देख सकते हैं, ये पूरी एक स्ट्रेट लाइन है, और इस पर ये एक पॉइंट है, तो ये बनने वाले जो तीनों एंगल हैं, इन तीनों एंगल का सम कितना होगा 180 डिग्री। तो दो एंगल हमें पता है, तीसरे की वैल्यू आपको निकालनी है, तो निकाल लेते हैं। देखिए 95 प्लस 30 प्लस x इज इक्वल्स टू कितना 180। 95 और 30 को ऐड कर लेते हैं, तो 90 और 30 कितना 120, प्लस 5 कितना 125, और 125 को उधर भेज देते हैं, तो 180 में से 125 क्या हो जाएगा लेस, तो 125 और ये 5 करूंगा, और फिर 50 बचेगा, तो कौन सा सही है 55 डिग्री। फर्स्ट ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट होगा। चलिए भाई, it is given that triangle ABC congruent triangle FDE and AB is equals to 5 centimeter, B angle is equals to 40 degree and A angle is equals to 80 degree, then which of the following is true। आपको कह रहा है कि ABC और FDE ये किसका साइन होता है, कॉन्ग्रेंट का मतलब सर्वांग सम का। सर्वांग सम का मतलब क्या होता है, दोनों त्रिभुज एक दूसरे की फोटोकॉपी है, बिल्कुल साइड बराबर एंगल बराबर, ठीक है। ए बी 5 है, बी 40 है, ए 80 है, तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है, कौन सा कथन जो है वो सत्य है। तो त्रिभुज बना लेते हैं, जैसा कि ये कह रहा है, ये पहला त्रिभुज और ये दूसरा त्रिभुज, ठीक है भाई। चलिए, पहले त्रिभुज का नाम ये बोल रहा है क्या, ए बी और सी। दूसरे त्रिभुज का नाम क्या है भाई, एफ। सीक्वेंस वही रखिएगा जो नाम इन्होंने दिए हैं, ठीक है, एफ डी और ई। अब आपको बोल रहा है ए बी क्या है 5 सेंटीमीटर, ये 5 है, बिल्कुल सही है। बी कितना है 40, ये 40 है, बिल्कुल ठीक है। ए कितना है 80, ये 80 है, बिल्कुल ठीक है। अब हमें पता है कि ये दोनों के दोनों जो ट्राइंगल है वो क्या है, कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल है, मतलब सर्वांगसम है, तो जितनी इसकी एंगल होगी वही इसकी होगी, और जितनी इसकी साइड होगी वही इसकी होगी। इसको अगर इसके ऊपर रख दिया जाए तो ये पूरा का पूरा इसको ढक देगा, ओवरलैप कर देगा, तभी ये क्या है, सर्वांगसम है। अब खत्म हो गया, ये 40 ये 80, तो दिखती सी बात है ये तीसरा एंगल मैं निकाल सकता हूं। कैसे निकाल सकता हूं, सम ऑफ इंटरनल एंगल्स ऑफ एनी ट्राइंगल इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। किसी भी त्रिभुज के अंतः कोणों का योगफल कितना होता है 180 डिग्री। दो मुझे पता है 80 और 40 कितना हो गया 120, तो 180 में से 120 कम कर लूंगा, कितना बचेगा 60 डिग्री, तो ये आ गया कितना 60। अब जो जो वैल्यू इसकी है वो वैल्यू इसकी होगी। ये 5 है तो ये भी कितना होगा भाई 5, ये 40 है तो ये भी कितना होगा 40, वो 80 है तो ये भी कितना होगा 80, ये 60 है तो ये भी कितना होगा 60। करस्पॉन्डिंग साइड्स जो होती है वो इक्वल होती है, संगत भुजाएं बराबर होती है, और करस्पॉन्डिंग एंगल्स जो होते हैं वो भी आपस में बराबर होते हैं, संगत कोण भी आपस में बराबर होते हैं। अब ऑप्शन में देख लेते हैं क्या बोल रहा है, डी एफ
5 सेंटीमीटर है, डी एफ या एफ डी बोल दीजिए 5 सेंटीमीटर है, डी ई 5 है, डी ई के बारे में तो हम नहीं बता सकते, तो ये दोनों ऑप्शन तो सही होने नहीं है। एफ 60 डिग्री, एफ 80 है, दूसरा ऑप्शन बोल रहा है ई 60 डिग्री है, बिल्कुल 60 डिग्री है, तो सेकंड ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। चलिए भाई, क्या कह रहा है अगला प्रश्न देखिए। 588 मीटर लंबे और 50 मीटर चौड़े एक आयताकार खेत में एक 30 मीटर लंबा, 20 मीटर चौड़ा और 12 मीटर गहरा टांका खोदा जाता है और इस प्रकार खोद कर निकाली गई मिट्टी बालू को खेत के शेष भाग में एक समान रूप से फैला दिया जाता है, तो खेत की बढ़ी हुई ऊंचाई कितनी होगी, वो आपको पूछ रहा है। बहुत ही बढ़िया सवाल है, ध्यान से देखिएगा। ये कोई खेत है आपके सामने, रेक्टेंगुलर, ठीक है, क्यों, क्योंकि लंबाई और चौड़ाई है तो आयताकार ही होगा। लंबाई कितनी है इसकी 588, बिल्कुल ठीक है। चौड़ाई कितनी है भाई इसकी 50, ये लीजिए बिल्कुल ठीक है। अब आपको बोल रहा है इस खेत में एक 30 मीटर लंबा, 20 मीटर चौड़ा और 12 मीटर गहरा क्या खोदा जाता है, एक टांका खोदा जाता है, एक गड्ढा खोदते हैं, ठीक है, बिल्कुल कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो कहां खोदेंगे, यहां कहीं बीच में खोदा हुआ होगा 3D फॉर्म में। तो लंबाई पता है आपको, चौड़ाई पता है आपको और उसकी गहराई पता है। लंबाई कितनी है 30, चौड़ाई कितनी है उसकी 12, चौड़ाई कितनी है 20, ये लीजिए, और गहराई 3D फॉर्म है ये, गहराई कितनी दे रखी है आपको 12, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए, तो यहां से जो मिट्टी निकलेगी वो मिट्टी बाकी जो एरिया बचा हुआ है वहां पर एक सिमिलर फॉर्म में हमको क्या करनी है, बिछानी है। तो दिखती सी बात है, अभी जो खेत है उसकी कुछ ना कुछ हाइट बनेगी, तो जो हाइट आपकी बनेगी, जो बढ़ेगी, वही हाइट आपको पूछा जा रहा है। बिल्कुल कर सकते हैं, कैसे देखिएगा। पहले तो इस खेत का एरिया क्या है वो निकालते हैं, ठीक है, और फिर इसमें से ये एरिया जो है, एरिया की बात कर रहा हूं, वॉल्यूम आयतन की बात नहीं कर रहा हूं, ये एरिया माइनस करेंगे तो फिर वो एरिया निकल कर आएगा जहां पर आपको मिट्टी बिछानी है। चलिए, तो 588 मल्टीप्लाई 50, ये तो आएगा टोटल एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर जो भी फील्ड बोल रहा है उसकी, ठीक है। तो कितना हो जाएगा भाई, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, जीरो तो आना ही है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। 5 का 8 से करते हैं तो कितना 40, फिर से 8 से किया तो 40 और 4 कितना 44, फिर 5 का 5 से किया 25 और 4 कितना 29। अब इसमें से माइनस कर दीजिए, ये जो टाका खोदा गया उसका एरिया जो कि 30 इंटू 20 मतलब कितना हो जाएगा 600। इसमें से इसको माइनस करूंगा तब वो एरिया निकल कर आएगा जहां पर आपको मिट्टी बिछानी है। कितना आएगा भाई 29 400 में से 400 कम कर लू तो 29 और फिर 200 और कम कर लू तो कितना आ जाएगा 28 900। तो ये आ गया 28 900 वो एरिया जहां पर मिट्टी बिछेगी, ठीक है। अब मिट्टी जहां पर बिछेगी वो एरिया आ चुका है, इनटू उसकी हाइट जो कि हमें पता नहीं है वो निकालनी है। तो हमें पता है कि एरिया ऑफ द बेस इनटू क्या उसकी हाइट, उसका वॉल्यूम देता है, आधार का क्षेत्रफल इनटू उसकी ऊंचाई आयतन देता है, और वो आयतन इस वाले केस में, इस वाले प्रश्न में किसके बराबर होगा, जिस मिट्टी से ये बना, और मिट्टी कौन सी है, इस गड्ढे में से, इस टाके में से निकाली गई है वो मिट्टी है। और टाका जो है, गड्ढा जो है किस शेप का है, उसकी आपको लंबाई पता है, चौड़ाई पता है, गहराई पता है, इसका मतलब वो क्यूबॉइड शेप का है, ठीक है, घनाभाकार है, और घनाभ का आयतन क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। तो ये लीजिए लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, तो ये बराबर हो गया किसके, ये बराबर हो जाएगा आपके 30 इंटू 20 इंटू कितना होगा ये भाई 12, ये लीजिए 12। ये मीटर में है, ये मीटर में, मीटर में, सारे मीटर में, कोई दिक्कत नहीं, ऑप्शन सेंटीमीटर मीटर में वो बाद में देख लेंगे। अब कैंसिल आउट करते हैं, डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल हो जाएगा, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो गए, बिल्कुल गए। और कैंसिल कर लूं तो इसको कितना हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा 8 और 2 11, और ये कितना हो गया 8 और 19, 19 उससे जाएगा नहीं, ठीक है। तो 3 से नहीं होगा, 2 से भी नहीं, 12 से कर लो, तो 3 और 2 नहीं तो 12 भी नहीं, ठीक है। तो पॉइंट में आएगा, ठीक है, देख लेते, तो पॉइंट में आएगा तो ये आ रहा है 289। चलिए, क्योंकि ये हो रहा है आपका कितना 19, तो 3 से जाएगा नहीं, और 2 से वैसे ही नहीं जाएगा, तो 3 और 2 से नहीं जाएगा, तो 12 से वैसे ही नहीं जाने वाला है, ठीक है। तो 289 अपॉन 3 इंटू 2 इंटू कितना है ये 12, ये बराबर किसके, आपके हाइट के, जो कि मैं देख सकता हूं कि ये मीटर में आना चाहिए, और मीटर में पूरा पूरा आना चाहिए। तो मीटर में पूरा पूरा यहां पर है और यहां पर है, या फिर ये पॉइंट में है,
तो इसकी कैलकुलेशन कर लेते हैं। या फिर सेंटीमीटर की बात करें तो सेंटीमीटर के लिए आपको किससे मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा, यहाँ पर 100 से, ठीक है, क्योंकि मीटर को सेंटीमीटर में बदलना है तो किससे गुणा करोगे आप, 100 से गुणा करोगे। चलिए देख लेते हैं, फिर कैंसिल आउट करते हैं। 4 से जाएगा ये कितनी बार, 3 बार। 4 से जाएगा ये, या फिर सीधा पहले डिवाइड कर लेते हैं, क्या पता सेंटीमीटर मीटर में जिसमें भी आ रहा हो। चलिए भाई, 3 का 2 से कितना, 6, और 12 का 6 से करोगे तो कितना होगा, 72। तो ये हो गया कितना, 72। 72 का इसमें डिवीजन करते हैं तो 72 का एक बार में तो जाएगा नहीं, ये कितनी बार चला जाएगा अगर देखें तो 72 का 3 टाइम्स करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 या 21, 210 और 216, ठीक है। तो 3 टाइम्स में अगर देखें तो 216 ऑप्शन में कुछ, या क्वेश्चन मीटर मीटर मीटर, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और ऑप्शन तो सारे यही है, 25 मीटर, 2.5 सेंटीमीटर, ठीक है। एच निकालना, ओके ओके ओके, एच इधर है ना, वो उधर जाएगा, तभी कैलकुलेशन गड़बड़ हुई है। एच तो इधर है, ये 289 नीचे जाएगा, तो ये हो गया आपके पास कितना, 72 अपॉन में कितना, 289, ठीक है। चलिए अब 72 अपॉन 289 करेंगे, और ऑप्शन मीटर और सेंटीमीटर दोनों में है, तो अगर मीटर और सेंटीमीटर दोनों में है तो आपको देखना है, तो इसका मतलब मीटर में तो आने वाला नहीं है क्योंकि पॉइंट में वैल्यू आ रही है, तो सेंटीमीटर में आएगा, तो इसको 1000 से 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑप्शन आपका मिलेगा कौन सा, 25 सेंटीमीटर। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। चलिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है, देखिएगा। आपको कह रहा है डायमेंशंस ऑफ अ क्यूबॉइड आर 60 सेंटीमीटर एंड 54 सेंटीमीटर एंड 30 सेंटीमीटर। हाउ मेनी क्यूब्स ऑफ साइड 6 सेंटीमीटर कैन बी प्लेस्ड इन द क्यूबॉइड। एक घनाभ है जिसके आयाम मतलब लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दे रखी है आपको, ठीक है। उस घनाभ में 6 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने घन रखे जा सकते हैं। इसका मतलब इस घनाभ का वॉल्यूम और जितने भी ये घन रखे जाएंगे उन सबका वॉल्यूम आपस में क्या होगा, इक्वल, बराबर। तो किसी भी घनाभ का आयतन क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू क्या, ऊंचाई, बिल्कुल ठीक है। ये बराबर होगा किसके, जितने भी घन होंगे उन सभी के वॉल्यूम उन सभी के आयतन के बराबर। तो 6 सेंटीमीटर भुजा वाला एक घन है, तो एक घन का आयतन क्या होता है, भुजा का क्यूब, मतलब 6 इंटू 6 इंटू 6, जो कि 216 भी लिख सकते हैं। ये तो एक घन का हुआ। ऐसे कितने घन होंगे नहीं पता, मान लेते हैं कितने घन होंगे, n। तो उन सब का वॉल्यूम इसके क्या होगा, बराबर। अब जो कैंसिल हो रहा कर लेते हैं। 6 से ये गया कितना, 10 बार, बिल्कुल सही है। 6 से ये गया कितना, 9 बार, बिल्कुल सही है। 6 से ये गया कितना, 5 बार, बिल्कुल सही है। 450 जो है वो हमारा आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। कौन सा ऑप्शन सही हो गया आपका, सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, देखिए। फॉर द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी टेबल द नंबर ऑफ पर्संस हुज वेट्स आर लेस देन 60 kg इज। एक घनाभ का आयाम, चलिए ये हिंदी वाला जो प्रश्न है, चलिए इंग्लिश में प्रश्न है, जो हिंदी मीडियम वाले उनको मैं बोलकर आराम से समझा देता हूं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें। फॉर द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी टेबल द नंबर ऑफ पर्संस हुज वेट्स आर लेस देन 60 kg। ये जो आपके सामने बारंबारता वाली सारणी बनाई गई है, इसमें जो 60 किलोग्राम से कम लोग हैं उन सब लोगों की संख्या कितनी है, ये आपको पूछा जा रहा है। तो आप देख सकते हैं 40 से 45, जिसमें लेते 44 तक की हम, तो ऐसे करते करते आपको लेस देन 60 बोला है, तो 60 तक जा रहा है। लेकिन आपको पता है कि जब कभी भी क्लास इंटरवल में जो अपर लिमिट होती है वो वैल्यू काम में नहीं आती है, उससे एक कम काम में लेते हैं, ये 60 आगे वाले में काम आता है। लेस देन 60 बोल रहा है, मतलब ये जितना भी है वो हमारा आंसर होगा। 5 और 4 कितना, 9, 9 और 10 कितना, 19, 19 और 7 कितना, 26। पहला ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही होगा। चलिए भाई, following pie chart represent the expenses of the different items in construction of room. If total expenses in construction of the room are 2 lakh rupees, then how much money was expected on labor? लेबर पर कितना खर्चा हुआ है, अगर टोटल आपका खर्चा कितना है, 2 लाख का। तो आप देख सकते हैं डिग्री में है, तो इसका मतलब टोटल कितना डिग्री बनाई है, 360 डिग्री। तो 360 डिग्री जो आपके सामने है वो रुपए में किसके बराबर है, 2 लाख रुपए के। तो एक डिग्री किसके बराबर है, 2 लाख बट्टा कितना, 360 डिग्री।
पर 1 डिग्री नहीं, आपको डिग्री कौन सी निकालनी है, मतलब वैल्यू कौन सी निकालनी है, लेबर की। तो लेबर के लिए डिग्री कितनी है वो है नहीं, तो पहले डिग्री निकालेंगे और फिर उसका यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन करेंगे। देख लीजिए टोटल कितना हो गया भाई, ये 100 और ये 30 और ये 70, तो ये हो गया 200 और ये 50, तो 250 हो गया। फिर 6 और 4 10 करूंगा तो 260 हो गया, और ये फिर और 10 करूंगा तो 260 और 270 हो गया। तो 270 हो गया और टोटल हमें पता है कितना होगा 360, 60 इधर 30 इधर, तो ये कितना आ गया 90 डिग्री। तो 90 डिग्री की वैल्यू आपको निकालनी है। ये चला गया कितनी बार, 4 बार, और 2 लाख में 4 का भाग दूंगा तो आंसर कितना आएगा 50,000। मतलब सेकंड ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। चलिए भाई, क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 2020, देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है अ बैग कंटेन्स 15 रेड बॉल्स एंड सम ग्रीन बॉल्स। इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ द ड्रॉइंग अ ग्रीन बॉल इज 1/6, देन द नंबर ऑफ ग्रीन बॉल्स इज। एक बैग में 15 लाल गेंद और कुछ हरी गेंदें हैं। यदि हरी गेंद निकालने की प्रायिकता 1/6 है तो हरी गेंदों की संख्या कितनी होगी। प्रोबेबिलिटी कितनी है भाई 1/6। तो हमें पता है नीचे क्या आता है भाई, टोटल, बिल्कुल सही है। और ऊपर क्या आता है, जिसके बारे में बात हो रही है, और बात किसकी हो रही है, ग्रीन जो बॉल है उसको निकालने की। तो ग्रीन बॉल के लिए कितनी हो गई भाई, 1। बिल्कुल ठीक है। अब मुझे बताइए टोटल 6 है, उसमें से ग्रीन बॉल की यूनिट इकाई 1 है, तो रेड बॉल की कितनी रही होगी, डेफिनेटली 5 रही होगी। और ग्रीन की कितनी है भाई, 1। तो मुझे रेड बॉल की वैल्यू पता है कितनी है 15, तो 5 का मतलब 15 है, तो 1 का मतलब कितना होगा 3। तो 1 का मतलब ही तो आपको पूछ रहा है, तो 3 बॉल्स जो है वो कौन सी होगी, आपकी ग्रीन बॉल्स होगी, और यही आपको पूछ रहा है। चलिए भाई, ये 20 क्वेश्चंस थे। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की। क्या कह रहा है देखिए, गणित की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता इसे एक वैश्विक विषय बनाती है। तो क्या होगा, भाषा की जटिलता, भाषा की संक्षिप्तता, भाषा की एक रूपता, या फिर ये सभी। तो ऑप्शन कौन सा सही है, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। जैसा कि आपको पता है कि ये जो क्वेश्चन है टीचिंग मेथड मतलब शिक्षण विधियों का है। अगला प्रश्न, गणित शिक्षण के माध्यम से बच्चों में निम्नलिखित में से किस भावना को नियंत्रित करने का कौशल विकसित होता है। तर्क को, लॉजिक को, सेल्फ कॉन्फिडेंस आत्मविश्वास को, थिंकिंग पावर सोचने की शक्ति को, या फिर ऑल ऑफ दीज ये सभी। तो आंसर होगा ऑल ऑफ दीज, मतलब ये सभी। अगला प्रश्न, गणित शिक्षण की वह विधि क्या है जिसमें अज्ञात से ज्ञात की ओर गति होती है और जिसमें खोज करने की प्रवृत्ति को प्रोत्साहित किया जाता है। सिंथेटिक विधि, विश्लेषणात्मक विधि, परियोजन विधि, या प्रयोगशाला विधि। तो आंसर क्या होगा, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न, गणितीय शब्दों को परिभाषित करने का सामूहिक उद्देश्य क्या है। संज्ञानात्मक, भावनात्मक, व्यवहारिक, या कार्यात्मक। आंसर क्या होगा, प्रैक्टिकल मतलब व्यवहारिक। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न क्या कह रहा है देखिए, बच्चों में गणितीय त्रुटियों का पता लगाने के लिए क्या आवश्यक है। उपचारात्मक परीक्षण, नैदानिक परीक्षण, मौखिक परीक्षण, या प्रकृति परीक्षण। तो ऑप्शन क्या होगा आपका, सेकंड ऑप्शन नैदानिक परीक्षण बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न, वस्तुनिष्ठ परीक्षण का मुख्य दोष क्या है। ठीक है, द मेन ड्रॉबैक ऑफ ऑब्जेक्टिव टेस्टिंग इज। समझ की कमी, लैक ऑफ कॉम्प्रिहेंशन, विश्वसनीयता की कमी, लैक ऑफ क्रेडिटेबिलिटी, अभिव्यक्ति का अभाव, लैक ऑफ एक्सप्रेशंस, वैधता का अभाव, लैक ऑफ वैलिडिटी। तो इसका आंसर क्या होगा आपका, सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, अभिव्यक्ति का अभाव आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है देखिए, कौन से गुण परीक्षा में सटीक बैठते हैं। विच क्वालिटीज आर एक्यूरेट इन द एग्जामिनेशन। भेदभाव, वैधता, वस्तुनिष्ठता, या विश्वसनीयता। तो आंसर क्या होगा, वैलिडिटी आपका सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 28, गणित शिक्षण में अभ्यास ड्रिल कार्य का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। नए सूत्र को समझने के लिए, संकलन कौशल को बढ़ाने के लिए, नई अवधारणा को स्पष्ट करने के लिए, या नई परिस्थितियों में ज्ञान का उपयोग करने के लिए। तो ऑप्शन होगा इसका कौन सा, पहला बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न, आगमनात्मक विधि उपयुक्त होती है सूत्र स्थापित करने के लिए। ठीक है, चलिए नए सूत्र को संकल्प, एक सेकेंड, इसका आई थिंक सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 29। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, आगमनात्मक विधि उपयुक्त होती है सूत्र स्थापित करने के लिए, सूत्र के माध्यम से समस्या का समाधान करने के लिए, समस्या का समाधान खोजने के लिए, समस्या का समाधान समझाने के लिए।
फर्स्ट ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा क्वेश्चन नंबर 29 का। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की। गणित की टेक्स्ट बुक की महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं। इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ टेक्स्ट बुक ऑफ मैथमेटिक्स इज और आर, एक या एक से ज्यादा जो भी है इसमें। पहला, सब्जेक्ट मैटर विषय वस्तु, बिल्कुल सही है। दूसरा, लैंग्वेज एंड स्टाइल, भाषा और शैली, बिल्कुल सही है। फॉर्म ऑफ द टेक्स्ट बुक, पाठ्य पुस्तक का स्वरूप, बिल्कुल सही है। तो आंसर क्या होगा? ऑल ऑफ दीज, मतलब ये सभी के सभी। तो ये थे हमारे 30 क्वेश्चन जो कि आपके रिट लेवल 2 के 2021 पेपर में आए हुए थे। ठीक है, अभी तक मैंने आपको 2022 के रिट लेवल 2 के 3 पेपर और लेवल 1 का एक पेपर करवाया, और 2021 के लेवल 1 और लेवल 2 के जो भी एक एक पेपर हुए वो करवाए। अगले वाले वीडियो में हम रिट लेवल 1 का 2018 का जो पेपर था उसके बारे में बात करेंगे। उसके आगे 2018 में L2 का जो पेपर था वो बात करेंगे। फिर 2015 का L1 का, 2015 का L2 का, फिर 2012 का L1 का, 2012 L2 का, इन सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के बारे में बात करेंगे। आई होप मैं आपको बहुत अच्छे से समझाने में सफल रहा हूंगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और अगर आपका कोई भी सुझाव हो तो जरूर कमेंट बॉक्स में करें। और अगर वीडियो पसंद आया हो, क्लास अच्छी लगी हो, आपको समझ में आया हो, तो प्लीज लाइक जरूर करें और वीडियो को शेयर जरूर करें। और ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम जो चैनल है आई मैथ्यू के नाम से, वहां पर मिल जाएगा। उसका मैं लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आई होप आप अच्छे से समझ पाए होंगे। अगली क्लास में मिलेंगे जिसमें हम बात करेंगे 2018 में जो L1 का पेपर हुआ था उसके डिस्कशन के बारे में, उसके 30 क्वेश्चन के बारे में। चलिए फिर से मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सो मच।